क्या पाकिस्तान ट्रैप हो चुका है? क्या पाकिस्तान एक ऐसी जंग के अंदर दाखिल हो चुका है जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है? DGISPR तो ये कह रहे हैं कि जब तक हमें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नतीजा नहीं मिल जाता, ये सिलसिला यानी कि जो ऑपरेशन अफगानिस्तान के अगेंस्ट शुरू कर रखा है, ये जारी व सारी रहेगा। फिर अब से कुछ देर पहले तालिबान रजीम की तरफ से भी एक नई हिकमत अमली का ऐलान कर दिया गया है। तालिबान रजीम का ये कहना है कि जो हिकमत अमली हमने नेटो के अगेंस्ट, गैर मुल्की अफवाज के अगेंस्ट ऑन की थी, उसी पॉलिसी को दोबारा से हमने पाकिस्तान के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब यहाँ पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान इतनी आसानी के साथ इस पॉलिसी के साथ अपने अहदाफ को हासिल कर लेगा? वो अहदाफ कौन से हैं? और इन्हीं चीज़ों के साथ एक और सवाल भी जुड़ा हुआ है, और वो ये है, आखिर पाकिस्तान तुर्की का मॉडल क्यों नहीं अपना लेता? इन तमाम तर चीज़ों पर मैंने आज के इस व्लॉग पर बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 28 फरवरी 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तेज़ी के साथ जो कल DGISPR की तरफ से ब्रीफिंग के दौरान एक लफ्ज़ कहा गया है तालिबान रजीम से मुतल्लिक, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। DGISPR की तरफ से कहा गया कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की मास्टर प्रॉक्सी है। ये लफ्ज़ पहली बार पाकिस्तान के फैसला साजों की तरफ से अदा किया गया है। इससे आपको ये मालूम होता है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान अफगान तालिबान रजीम से मुतल्लिक अपना नुक्ता नज़र और पॉलिसी को किस अंदाज में आगे बढ़ाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अब अफगान तालिबान रजीम को मास्टर प्रॉक्सी का नाम दे दिया गया है। यानी एक ऐसी तंजीम, बदअमनी के वाक़ा फैलाने वाली तंजीम, जिसने अपनी बहुत सी तंजीमों को अपनी छतरी के अंडर रखा हुआ है। और उससे मुतल्लिक, इन ऐसी तंजीमों से मुतल्लिक किसी भी रियासत की क्या पॉलिसी होती है, वो ज़ाहिर है आप बखूबी जानते हैं। DGISPR की तरफ से जो कल कहा गया कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में अब तक 274 तालिबान रजीम के एहलकारों को निशाना बनाया गया है। 400 से ज़्यादा दहशतगर्द ज़ख्मी हैं। 73 पोस्टें मुकम्मल तौर के पर तबाह हुई हैं। 18 पोस्टों पर कब्जा किया गया है। 115 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपखाने और दीगर हथियार जो हैं ये बरामद किए गए हैं। अफगानिस्तान से 15 सेक्टर में 53 मकामात से रात को फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने तमाम जो हमले हैं नाकाम बनाए, ये DGISPR की तरफ से कहा गया। 22 मखसूस मकामात, काबुल, कंधार, पख्तीका, नगरहार, खोस, पख्तीका वगैरह को निशाना बनाया गया, जहां से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कोऑर्डिनेशन हो रही थी। पाकिस्तान ने दुश्मन के कोर हेडक्वार्टर्स और कलीदी तनसीबात को निशाना बनाया। और भी बहुत सी तफसीलात हैं, ज़ाहिर है वो आप तक पहुँच चुकी हैं, उनको दोहराना मकसद नहीं है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हैं वो की गई हैं। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उससे कुछ ही देर पहले ये इतलात भी आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है काबुल, कंधार, पख्तिया के अंदर एक और जो लेयर है फ़ज़ाई हमलों की, वो भी करने जा रहा है। और ज़ाहिर है मुमकिन है कि जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे तब तक पाकिस्तान ये जो इक़दाम है ये कर भी चुका हो। अब इसके अंदर आ जाइए, जो पॉइंट्स जो मैंने इब्तिदा के अंदर आपके सामने रखे हैं उनको एड्रेस करना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर हासिल क्या करना चाहता है, ये एक बुनियादी सवाल है ना, कि ये जो ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ है, या जो DGISPR की तरफ से कहा गया कि जब तक ख्वाहिश के मुताबिक नतीजा नहीं मिलेगा, हम जो सिलसिला है वो जारी सारी रखेंगे। अब पाकिस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक नतीजा है क्या है, उससे पहले ये ज़रूरी है एक चीज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपने कल देखा कि सिराजुद्दीन हक़ानी, जो कि अफ़गान तालिबान के पूरी वज़ीर दाखिला, उनकी तरफ से जुमे के खुतबे के दौरान, इज्तिमा के दौरान ये कहा गया कि हम पाकिस्तान को ये कहते हैं कि मुज़ाकरात की दावत जो है वो कर ले, इसको अवेल कर ले। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जो गैर मुल्की अफवाज के अगेंस्ट, जो नेटो के अगेंस्ट हमने जिस पॉलिसी का ऐलान किया था, हम उसको दोबारा पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ऑन कर देंगे। और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान का नक्शा ही तब्दील हो जाएगा। और अब ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो इतलात आ रही हैं उसके अंदर कलदम TTP मुफ्ती नूर वली महसूद जो सरगना है, आम दुश्मन है, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है, इन जैसे जो दीगर मुसल्लह जत्थे ग्रुप हैं अफगानिस्तान के अंदर रहते हैं, इनके तमाम सरबराहों ने एक ऑडियो मैसेजेस जो हैं वो जारी किए हैं अपने तमाम स्लीपर सेल्स को। और ये कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी हैं, पंजाब में है, सिंध में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, एक्टिव हो जाएं और पाकिस्तान की रियासत के अगेंस्ट जो कार्रवाइयाँ हैं उसको तेज़ कर दें। और जो लेटेस्ट जो अपडेट आ रही है, खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 3 पुलिस स्टेशन के ऊपर बैक टू बैक जो है ये हमले किए गए हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ जो है वो आपको एक पक्की हो जाती है, मोहर लग जाती है, क्योंकि सिराजुद्दीन हक़ानी ने ये कहा ना कि अगर पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के ऑप्शन को अवेल नहीं किया तो नेटो के अगेंस्ट हमारी पॉलिसी थी, यानी कि हिट एंड रन वाली पॉलिसी, वही हम पाकिस्तान के अगेंस्ट भी करेंगे। तो अब सवाल यहाँ पर ये बनता है, नेटो तो आपके मुल्क में आई थी, गैर मुल्की अफवाज तो आपके मुल्क में आई थी, पाकिस्तान का तो ऐसा कोई दावा नहीं है, ना पाकिस्तान का तो कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो अफगानिस्तान को फतह करना चाहता है, पाकिस्तान का तो कोई ऐसा मंसूबा नहीं है कि वो तोसी पसंदी वाला फार्मूला चाहता है। तो फिर आप पाकिस्तान के अंदर कैसे जाकर हिट एंड रन वाली जो पॉलिसी है उसको ऑन करेंगे? तो यहाँ से आपको ये लगता है, ये जो कलदम TTP मुफ्ती नूर वली महसूद के जो ऑडियो मैसेजेस अब मंजर आम पर आए हैं, तो इससे आपको मज़ीद कॉन्फिडेंस हो जाता है, या मज़ीद इस बात के ऊपर मोहर लग जाती है कि कलदम TTP की पुष्पनाही
ہی در حقیقت افغان طالبان کر رہے ہیں، اور یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، کیونکہ کل ہی کے دن سراج الدین حقانی کی طرف سے ایسا بیان آنا، اور اب سے کچھ دیر پہلے مفتی نور ولی محسود کا یہ بیان دے دینا، اور یہ بھی کہنا کہ ہم امارت اسلامی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ایسا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں ایک ہی ایجنڈے پر چل رہے ہیں، اور نہ صرف آپ دونوں بلکہ اور آپ جیسی جو دیگر تقریباً 17 سے 18 جو تنظیمیں ہیں جن سے براہ راست پاکستان کو خطرہ ہے، وہ آپ ہی کے نقش قدم کے پر چل رہے ہیں۔ اب اس سوال کو سمجھ لیتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے اندر کیا چاہتا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ طالبان رجیم کی طرف سے جو افغانستان کے اندر جس طرح کا ماڈل بنا کر ریاست کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ماڈل بڑا اہم ہے آپ کو سمجھانا۔ دیکھیے، افغانستان کے اندر ایسا ہے کیا جس کو وہ مارکیٹ کر سکیں، جس کو وہ بیچ سکیں؟ زیادہ سے زیادہ قیمتی معدنیات کی بات ہے جو عالمی قوتوں کو چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہاں پر سکون آ جاتا ہے، کسی حد تک کچھ ایک سے دو پروجیکٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب تک بدامنی نہیں ہوگی، اس کے اندر بے یقینی نہیں ہوگی، تو کون سا ملک آئے گا افغانستان کا حال چال پوچھنے کہ بھائی جان ہاں جی کیا حال ہے، کیا معاملہ چل رہا ہے، کیا چیزوں، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے جو طالبان رجیم نے اپنا ایک جو ماڈل بنایا ہے، وہاں پر بے یقینی ہی یقینی ہے، بدامنی ہی امنی ہے، کیونکہ یہ تمام تر چیزیں سوٹ کرتی ہیں طالبان رجیم کو۔ میں اپنی بات کو مزید آسان کر دیتا ہوں۔ چین نے طالبان رجیم کے ساتھ معاہدے کیے، تجارتی معاہدے کیے۔ کیوں کیے؟ اس بنیاد کے اوپر کیے کہ جو افغانستان کے اندر تنظیمیں ہیں جن سے چائنا کو براہ راست خطرہ ہے، ایغور مسلم کے حوالے سے، انہیں طالبان رجیم لگام ڈالے گی۔ طالبان رجیم کی طرف سے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، بدلے میں آپ ہمارے ساتھ تجارت کیجئے، آپ ہمارے ساتھ کاروبار کیجئے، ہم آپ کا یہ کام جو ہے وہ کر دیں گے۔ پھر اسی طرح رشیا نے طالبان رجیم کو کب ایکسیپٹ کیا تھا؟ جب ماسکو میں کنسرٹ حملہ ہوا اور اس میں بڑی تعداد کے اندر جو ہلاکتیں ہوئیں، اور اس کے اندر جو تانے بانے تھے وہ کہاں سے آ کر ملے تھے؟ وہ افغانستان سے آ کر ملے تھے۔ بدنام زمانہ جو تنظیم ہے، داعش خراسان افغانستان چیپٹر، انہی کے ایک فرد نے جا کر یہ کارروائی کی تھی نا، سینٹرل ایشیائی ممالک سے ہوتا ہوا اپنے نیٹ ورک کو سہولت کاری کرتے ہوئے اس کو وہاں پر پہنچایا گیا۔ رشیا اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ ہم افغانستان کے اندر دوبارہ سے کوئی اسٹریٹجک قسم کی کارروائی کرتے ہیں، لیکن رشیا نے پھر وہی سمجھا کہ ماضی کے اندر بھی ہم نے ایسا کیا تھا، دوبارہ سے ایک ایسی جنگ کے اندر ہم پھنس جائیں گے جو مشکل ہو جائے گی، تو لہٰذا کیا کیا گیا؟ طالبان رجیم کے ساتھ گفتگو شنید کا سلسلہ ہوا۔ طالبان رجیم کی طرف سے کہا گیا کہ جی حضور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم ان کو لگام ڈال لیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح لگام ڈال لی ہے، بس آپ ہمیں ایکسیپٹ کر لیجئے اور تھوڑا کچھ معاملہ جو ہے نا وہ کر لیجئے۔ اور وہی ہوا۔ خبر کیا چلی کہ رشیا اور طالبان رجیم جو ہے یہ افغانستان کے اندر بدنام زمانہ جو تنظیم ہے داعش خراسان، اس کی انسداد کے لیے مشترکہ طور کے پر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور بیسیکلی جو معاملات ہے پیچھے، یہ میں آپ کو ماڈل جو ہے بتا چکا ہوں۔ ایران کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے، ایران سے متعلق ہوا بھی ہے، یعنی کہ ایران اسرائیل کی 12 روزہ جو جنگ ہوئی اس کے اندر کتنے ہی ایسے جو افراد تھے وہ نکلے جو افغانستان کے شہری تھے، انہیں مختلف حوالے سے ان کو پکڑا گیا، ڈرونز چلانے کے حوالے سے ان کو پکڑا گیا، دیگر بدامنی کے واقعات کے حوالے سے ایران نے بڑی تعداد کے اندر افغان شہریوں کو پکڑا، انہیں گرفتار کیا، بڑی تعداد کے اندر انہیں بھیجا بھی، اور اس طرح کے اور بھی 102 جو چیلنجز ہیں وہ بھی ایران کو فیس کرنے پڑے افغانستان سے متعلق۔ اور ابھی آپ نے حال ہی میں ایران کی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم جلد ہی طالبان رجیم کو اسٹیٹ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ایران جو ہے اس فیصلے کے اندر آزاد ہے اور اس کا یہ اپنا ایک فیصلہ ہے۔ تو ایران بھی اس نتیجے کے پر کیوں پہنچا؟ کیونکہ طالبان رجیم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے تمام تر جو کنسرن ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ ایران کے اندر نہیں آئیں گی، بس آپ تسلیم کر لیجئے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ جو کچھ پیسوں والا معاملہ ہے یا تجارت کی طرز میں کریں، کسی بھی نوعیت کی طرز کی کریں، آپ ہمیں کر لیں۔ اور ایران اس نتیجے کے پر پہنچا۔ یہی جو فارمولہ ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی آپ کو چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ حالانکہ امریکہ کی ایک اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا، میں آپ کو بیسیکلی ماڈل سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ابھی ندا محمد، آئی تھنک ان کا نام ہے، جو افغانستان کے طالبان رجیم کے وزیر تعلیم تھے، جس کے متعلق یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا، مارا گیا۔ اس کو امریکہ کی جو سابق CIA آفیسر ہے ان کے مطابق انہوں نے ایک پوسٹ بھی کیا اس کے اوپر، وہ یہ کہتی ہیں کہ انہیں لیپ ڈاگ کے نام سے جانا جاتا ہے امریکہ کے اندر یا امریکہ کے فیصلہ سازوں کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ نے جب بدنام زمانہ داعش کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہوتی تھی تو انہی کے ساتھ رابطہ کیا جاتا تھا، اور یہ
अब ऑपरेशन करते थे दाइश के अगेंस्ट या नहीं करते थे, लेकिन अमेरिका को आगे फुल ओके की रिपोर्ट दे के जो पैसों का लेन देन होता था इन्हीं के ज़रिए किया जाता था। और ऐसा नहीं था कि इन्होंने अपनी जेब में डालना था, बल्कि ये तालिबान रजीम जो स्टेट का निज़ाम था उसी के ख़जाने के अंदर जाकर इन्होंने डालना होता था। तो इस किस्म की अब ये तमाम तरह जो चीज़ें मैंने मॉडल आपको समझाया, ये इसलिए समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि तालिबान रजीम किस तरह का जो मॉडल है अफगानिस्तान के अंदर चला रहे हैं। अब वो इसी तरह की उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान और यूएई ने जब इनिशियल लेवल के ऊपर ये प्रपोजल रखा कि ये जितने भी जो कलदम टीटीपी के अफराद हैं पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल साथ हैं, आप इन्हें कहीं दूर दराज सेट कर दीजिए। तो तालिबान रजीम की तरफ से क्या कहा गया था कि ठीक है हम कर लेते हैं, आप हमें 10 अरब रुपया दे दीजिए। और फिर यूएई की तरफ से पहली किस्त भी अदा की गई थी, और फिर यूएई की तरफ से 2 से 3 महीने के बाद जब पूछा गया कि भाई हमें बताएं कि कितने लोगों को सेटल किया, तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, पैसे भी वापस नहीं किए और लोगों को मुंतकिल भी नहीं किया, गजनी वाली साइड पर उनको मुंतकिल करना था। तो अब पाकिस्तान से तालिबान रजीम ये चाहती है कि हम आपका कलदम टीटीपी के साथ मामले को सेटल कर सकते हैं, लेकिन बदले में हमें भी कुछ मिलना चाहिए। और कलदम टीटीपी की ये कंडीशन है, बैठें दरमियानी रास्ता को निकालें, मामलात को हल कर लेते हैं। पाकिस्तान ने इस ब्लैकमेलिंग में आने से इनकार कर दिया, और पाकिस्तान ने बहुत कोशिश कर ली एससीओ प्लेटफॉर्म के अंदर, रशिया के साथ, चाइना के साथ, ईरान के साथ, यूएन के अंदर, अमेरिका के अंदर, कतर तुर्की सालिसी अदा कर चुके, सऊदी अरब कर चुका, लेकिन तालिबान रजीम जो है ये मुसलसल इस बात के ऊपर है कि पाकिस्तान को टेबल पर लाया जा सके, मुज़ाकरात किए जा सकें। वो मुज़ाकरात इसीलिए किए जा सके ताकि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी के वाक़यात फैला के पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया जा सके, टेबल पर बिठाया जा सके और वहाँ पर आकर डिमांड रखी जा सके। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कह दिया गया है कि अब किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू जो शनीद है वो नहीं होने वाली है। अब आ जाइए कि पाकिस्तान क्या चाहता है। देखिए, पाकिस्तान क्या कोई भी मुल्क एक ऐसा पड़ोसी वहाँ पर एक सेटअप आ जाए कि वहाँ पर जो सेटअप चला रहे हैं उन्होंने अपनी पूरी रियासत को ही रेंट आउट कर दिया हो, रेंट पर दे दिया हो, भत्तेखोरी से निज़ाम चलाते हों, ब्लैकमेली से निज़ाम चलाते हों, मुसल्लह जत्थों के ज़रिए निज़ाम चलाते हों, ममालिक को ब्लैकमेल करके टेबल पर लाते हों, फिर अपनी बारगेनिंग चिप को बढ़ाकर अच्छा रेट ले लेते हों। ऐसा जो निज़ाम है ये कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। अगर वो सर्वाइव करता है तो अपने खित्ते के लिए और अपने पड़ोसी ममालिक के लिए वबाल जान बन जाता है, जैसा कि बना हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान के फैसला साज ये समझते हैं कि अब हमें रजीम चेंज की तरफ जाना चाहिए। अब ये सवाल ये बनता है कि क्या रजीम चेंज जो ऑप्शन है ये 100% काम कर जाएगा? नहीं, पूरे दावे से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पाकिस्तान को मौजूदा निज़ाम भी तो सूट नहीं कर रहा। पाकिस्तान के लिए मौजूदा जो निज़ाम है ये इस हद तक वबाल जान बन चुका है, आए रोज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं अब वो समझते हैं कि एक मुनासिब वक्त आ गया है कि अब वो क़यादत जो इन तमाम तर चीज़ों के अंदर रुकावट पैदा करती है, जो इसी मॉडल के ज़रिए अफगानिस्तान को चलाना चाहती है, उन्हें उनसे मुतल्लिक कोई ऐसा मनसूबा बनाया जाए पक्का किस्म का, ताकि उन्हें मंजर से हटाया जाए और उसकी जगह कोई ऐसे अफराद ले लें जो अफगानिस्तान के लोगों का सोचें और रियासत के लेवल के ऊपर दीगर ममालिक के साथ बराबरी की बुनियाद के ऊपर ताल्लुकात को इस्तवार करें, ब्लैक मेलिंग की बुनियाद के ऊपर ना करें। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अब इस फार्मूले के ऊपर जा रहा है, और यही वो DGISPR की तरफ इशारा था कि जब तक ख्वाहिश के मुताबिक नतीजा हासिल न कर ले हम ये जो सिलसिला है उसको रोकेंगे नहीं। और अब ये खबर सामने आ रही थी कि हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के जो दामाद हैं वो भी हलाक हुए हैं। बहरहाल अभी आप ये नहीं कह सकते कि काबिल तस्दीक है, लेकिन ऐसे जो दावे हैं ये सामने आ रहे हैं। अब आ जाइए आखिरी हिस्से में कि आखिर पाकिस्तान जो है ये तुर्की का मॉडल क्यों नहीं अपना लेता। ये भी जो बात है भी बड़ी की जाती है ना। देखिए, तुर्की का मॉडल है क्या, पहले ये समझ लीजिए। 2016 में तुर्की की तरफ से इक़दाम शुरू किया गया। 2018 और 2019 में बड़े ऑपरेशन किए गए। ऑलिव ब्रांच के नाम से, पीस स्प्रिंग के नाम से तुर्क फौज प्लस शामी बागियों की तरफ से ये हमले हुए। और फिर इसके बाद तकरीबन 30 किलोमीटर गहरा और लंबा तकरीबन 8,200 मुरबा किलोमीटर इलाका जो है ये कब्ज़ा किया गया, जिसे तिल इबाद और रसुल ऐन कहा जाता है। ये तुर्की की तरफ से सीरिया के इलाके जो हैं इन्हें अपने कंट्रोल में लिया गया, क्योंकि सीरिया के जो सरहदी इलाके हैं जहां पर कुर्द बड़ी तादाद के अंदर आबाद हैं, जहां पर YPJ या PK के नामी जो तंजीमें थी जिन्हें तुर्की अपने लिए ख़तरा समझता था, ये उन्हीं इलाकों से तुर्की के अंदर आते थे और वहां पर आकर बदअमनी के वाक़यात फैलाया करते थे। तुर्की ने सीरिया के अंदर तक जाकर, काफ़ी अंदर तक जाकर एक पूरा पहले उस इलाके का कंट्रोल संभाला और वहाँ पर एक बफर जोन जो है उसको कायम कर दिया, और इंतहाई महंगा और मौसर किस्म का, और वहाँ पर इंतहाई सख्त किस्म की जो मॉनिटरिंग है उसको कर दिया। लेकिन अब यही बातें जो हैं वो पाकिस्तान के साथ भी जोड़ी जा रही हैं कि भाई आप ऐसा बफर जोन क्यों नहीं बना लेते। देखिए,
علیحدہ ہے، سنیریو علیحدہ ہے۔ ترکی اور سیریا کا جو جغرافیہ ہے وہ ایک علیحدہ ہے، پاکستان اور افغانستان کا ایک علیحدہ ہے۔ پاکستان 2611 سے لے کر 2650 یا اس سے زائد کی ایک لمبی پٹی افغانستان کے ساتھ شیئر کرتا ہے، بارڈر کی ڈیورل لائن جو ہے وہاں پر اس قسم کا اور اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو بفر زون ہے اس کو بنانا بہت مشکل لگتا ہے۔ لیکن چونکہ باتیں یہ کی جا رہی ہیں کہ پاکستان تو اب افغانستان کے اندر تک جا چکا ہے، 18 کے قریب جو چوکیاں ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں آ چکی ہیں، تو ہمیں اسی لائن کے اندر بفر زون جو ہے وہ بنا لینا چاہیے۔ یہ سفارتی سطح کے اوپر جو اقدامات ہیں یہ بہت مشکل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ترکی نیٹو کا رکن تھا، پریشر آیا بھی، امریکہ نے کسی حد تک ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ اس کے بعد رشیا اور ترکی کی جو ڈیل ہوئی اس کے بعد امریکہ دوبارہ سے ترکی کے ساتھ بیٹھا، معاملات کو سیٹل کر لیا۔ پاکستان کی سفارتی سطح کے اوپر اس حد تک ایسی پوزیشن نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ پاکستان میں آج اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات تو اچھے ہیں لیکن کل کو تو نہیں ہو سکتے، اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر پاکستان کے اوپر مختلف طریقوں سے پریشرائز بھی پاکستان کو کیا جا سکتا ہے، تو ایک مشکل طریقہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ترکی تو ایک ہی تنظیم سے لڑ رہا تھا، PKK، یہاں پر تو تنظیمیں بھی بہت زیادہ ہیں، تو پاکستان کے لیے چیلنجز بھی وہ ہیں، تو اس لیے پاکستان کے اوپر ترکی والا جو ماڈل ہے بفر زون والا وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال وہ تمام تر چیزیں ایڈریس کرنے کی ہم نے کوشش کی آج کے اس ولاگ میں۔ ممکن ہے کہ ویڈیو کسی حد تک لمبی بھی ہو چکی ہو، لیکن ضروری تھا کہ ان تمام تر سوالوں کو آپ کے ساتھ آسان الفاظ میں رکھا جا سکے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی